क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक मशीन केवल आदेश माने या वह कुछ समझ भी सकती है? क्या कोई मशीन सिर्फ जोड़ घटाव से आगे जाकर संगीत समझ सकती है, चित्र बना सकती है या भाषा के पीछे छिपे अर्थ को पहचान सकती है? आज हमें यह सवाल बिल्कुल साधारण लगते हैं क्योंकि आज हमारे चारों ओर कंप्यूटर हैं, मोबाइल, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। लेकिन अब जरा समय में पीछे चलिए, करीब 200 साल पहले, जब बिजली भी आम बात नहीं थी, जब मशीन का मतलब लोहे का एक भारी ढांचा हुआ करता था, उस समय यह सवाल पूछना ही अपने आप में एक साहस की बात थी। और यह सवाल एक लड़की ने पूछा था। उनका नाम था एडा लवलेस। यह कहानी किसी मशीन की नहीं है, यह कहानी सोच की है, एक ऐसी सोच की जो अपने समय से बेहद आगे थी। एडा लवलेस को अक्सर पहली प्रोग्रामर कहा जाता है, लेकिन यह एक छोटा सा परिचय है। असल में वह पहली इंसान थी जिन्होंने यह समझा कि मशीन क्या बन सकती है। एडा ने कंप्यूटर को कैलकुलेटर की तरह नहीं देखा था, उन्होंने उसे एक क्रिएटिव पार्टनर की तरह देखा था। ऐसी मशीन जो सिर्फ गिनती न करे बल्कि नियम समझे, क्रम पहचाने और भविष्य में संगीत और कला तक को छू सके। आज हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, एआई से बात करते हैं, पर इन सब के बीच कभी कागज पर लिखे गए थे, स्याही से शांत शब्दों में, और वे शब्द एडा लवलेस ने लिखे थे। यह ऑडियो बुक आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं सुनाएगी, यह आपको एक यात्रा पर ले जाएगी, एक विचारों की यात्रा, एक कल्पना की यात्रा पर। हम देखेंगे कि कैसे एक शांत स्वभाव की गंभीर सोच रखने वाली महिला ने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। हम यह भी समझेंगे कि क्यों एडा को अपने समय में समझा नहीं गया और क्यों आज दुनिया उनके सामने सर झुकाती है। यह कहानी किसी संघर्ष की चीख नहीं है, यह कहानी एक स्थिर, गहरी और साफ आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़ जो कहती है मशीनें सोच नहीं सकती, लेकिन वो सोच को आगे बढ़ा सकती हैं। एडा लवलेस की ज़िंदगी लंबी नहीं थी, पर उनकी सोच कई सदियों के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने जो देखा वह उनके दौर के लोग नहीं देख पाए, उन्होंने जो लिखा वह उनके दौर में समझा नहीं गया। लेकिन समय हमेशा जल्दीबाजी में नहीं होता, समय सही पल का इंतजार करता है। इस ऑडियो बुक में हम एडा के जीवन को सीधे सिर्फ तारीखों में नहीं बांटेंगे, बल्कि हम उनकी सोच को समझेंगे, उनके विचारों को महसूस करेंगे और उनके काम के पीछे की छिपी क्रांति को देखेंगे। यह एक ऐसी कहानी है जहां शोर नहीं है, पर असर बेहद गहरा है। यह एक ऐसी कहानी है जहां नंबर्स बोलते हैं, मशीन सपने देखते हैं और एक इंसान भविष्य को पढ़ लेता है। तो आइए अब हम उस बच्ची से मिलते हैं जिसे सवाल पूछना पसंद था, उस युवती को जानते हैं जिसने गणित को भाषा बना दिया, और उस सोच से मिलते हैं जिसके बिना आज का कंप्यूटर अधूरा है। यह है एडा लवलेस की कहानी और आप इसे सुन रहे हैं बुक विस्टा पर। चैप्टर 1। कुछ बच्चे दुनिया से टकराते हैं, कुछ बच्चे दुनिया से उलझते हैं और कुछ बच्चे दुनिया को ध्यान से देखते हैं। एडा तीसरी प्रकार की थी। उनका ध्यान तेज आवाज़ों पर नहीं रुकता था, उनकी रुचि उन बातों में थी जो बोलती कम थी पर अंदर बहुत कुछ छुपाए रहती थी। जब कोई चीज़ काम करती है तो वह कैसे करती है, यह सवाल उन्हें आकर्षित करता था। और जब कोई नियम बनाया जाता है तो उसमें क्रम क्यों होता है, यह जानना उन्हें ज़्यादा ज़रूरी लगता था। एडा का बचपन बेहद साधारण गतिविधियों से भरा था, लेकिन उनकी नज़र हमेशा गहराई में जाती थी। वह हाथ में कोई वस्तु ले तो उसका बाहरी रूप उन्हें देर तक नहीं रोकता था, उन्हें उसके पीछे की व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती थी। एक आकृति क्यों संतुलित लगती है, एक क्रम क्यों गड़बड़ नहीं होता, एक प्रक्रिया क्यों अपने आप दोहराई जा सकती है। यह सोच अचानक नहीं आई, यह धीरे धीरे बनी। एडा को चीज़ों को टुकड़ों में देखना पसंद था। पूरा समझने से पहले वह उसे हिस्सों में बांटती थी। यह आदत आगे चलकर उनके बेहद काम आने वाली थी, क्योंकि जो व्यक्ति किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में देख सकता है वही उसे स्पष्ट रूप से समझ भी सकता है। एडा को यह भी सिखाया गया कि भावनाओं को सोच पर हावी न होने दो। मतलब यह नहीं था कि भावनाएं गलत हैं, मतलब यह था कि सोच को स्थिर रखना जरूरी है। यही संतुलन उनकी पहचान बन गया। उनके भीतर कल्पना थी पर वह बिखरी हुई नहीं थी, उनके भीतर तर्क था पर वह कठोर नहीं था। दोनों के बीच एक शांत तालमेल था। गणित उनके लिए कठिन विषय नहीं था, वह इसे एक व्यवस्थित भाषा की तरह देखती थी। ऐसी भाषा जिनमें हर चिन्ह कुछ कहता है और हर कदम किसी अगले कदम को संभव बनाता है। यह सोच उन्हें भीड़ से अलग करती थी। उस समय अधिकतर लोग गणित को सिर्फ उत्तर तक पहुंचने का साधन मानते थे। एडा के लिए उत्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण रास्ता होता था, क्योंकि रास्ता दोहराया जा सकता है लेकिन उत्तर नहीं।
यही विचार असल में प्रोग्राम की आत्मा है। हालांकि उस समय यह शब्द कहीं प्रचलन में नहीं था, लेकिन सोच मौजूद थी, एक ऐसी व्यवस्था जिसे किसी भी व्यक्ति को बार बार समझाना न पड़े। एडा यह समझने लगी थी कि अगर किसी काम को कदमों में बांटा जाए तो वह काम बिना हस्तक्षेप के आगे बढ़ सकता है। यह विचार सिर्फ सुविधा का नहीं था, यह भरोसे का था। भरोसे की व्यवस्था अव्यवस्था से बेहतर होती है। एडा को अनुशासन बोझ नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि अनुशासन कल्पना को दिशा देता है। बिना दिशा की कल्पना केवल विचार रह जाती है, लेकिन दिशा मिली कल्पना काम बन जाती है। यही वजह थी कि एडा का दिमाग तेज नहीं, स्पष्ट था। वह जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालती थी, वो प्रक्रिया को पूरा होने देती थी। यही आदत उन्हें लंबे काम के लिए तैयार कर रही थी, बिना यह जाने कि आगे चलकर उनका नाम इतिहास से जुड़ जाएगा। उन दिनों किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि वह भविष्य में क्या बनना चाहती हैं, और शायद यही अच्छा था, क्योंकि उन पर कोई लक्ष्य नहीं थोपा जा रहा था। उनकी सोच स्वतंत्र थी, और स्वतंत्र सोच अक्सर वही सवाल पूछती है जो तय सीमाओं में कभी नहीं पूछे जाते। एडा के भीतर धीरे धीरे एक स्पष्टता बन रही थी। यह स्पष्टता किसी पद की नहीं थी, किसी पहचान की नहीं थी। यह स्पष्टता थी विचारों की संरचना की, और जब विचारों को संरचना मिलती है तो वे दूसरे के लिए भी उपयोगी बन जाते हैं। यही वह बिंदु था जहां एडा की सोच साधारण नहीं रही। वह दुनिया से लड़ रही थी, वह दुनिया को समझने को तैयारी कर रही थी, और यह तैयारी शांत थी, धीमी थी, पर गहरी थी। ऐसी गहराई जो समय के साथ और स्पष्ट होती है। एडा इसके लिए कोई तारीफ नहीं चाहती थी, कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए था। उनका संतोष समझ में था, और यही समझ आने वाली समय में एक नई दिशा बनने वाली थी। चैप्टर 2। जिन विचारों के पास आकार नहीं होता वो देर तक नहीं टिक पाते। वे मन में आते हैं, रुकते हैं और फिर बिखर जाते हैं। एडा ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी। उन्हें यह एहसास था कि सोचना अपने आप में काफ़ी नहीं है। सोच को एक ढांचा चाहिए, वह ढांचा जिसमें कोई विचार खुद को व्यवस्थित कर सके। एडा का मन तेज नहीं दौड़ता था, वह रुक कर देखता था। वह किसी बात को तुरंत स्वीकार नहीं करती थी, वह उसे लिखती थी, रेखाएं खींचती थी, क्रम बनाती थी। कागज उनके लिए सिर्फ सतह नहीं था, वह एक कार्य क्षेत्र था जहाँ विचार अव्यवस्थित से व्यवस्थित बनते हैं। एडा की पढ़ाई केवल विषयों तक सीमित नहीं थी। उन्हें तरीके सिखाए गए, तरीके जिनसे सोच को साफ किया जा सकता था। किसी प्रश्न को कैसे खड़ा किया जाए, किसी उत्तर को कैसे जांचा जाए, और किसी प्रक्रिया को कैसे दोहराया जाए। यह पढ़ाई सूत्रों की यादाश्त नहीं थी, यह मानसिक अभ्यास था। एडा को चित्रों से सोचने की आदत थी, रेखाएं, आरेखा और तालिकाएं। इनके जरिए वह जटिल बातों को सरल रूप में रख पाती थी। अगर कोई विचार समझ में नहीं आता तो वह उसे घुमा कर नहीं समझाती थी, वह उसे फिर से बनाती थी। यहीं पर उनकी सोच दूसरों से अलग दिखने लगती है। अधिकतर लोग समाधान ढूंढते हैं, एडा संरचना ढूंढती थी, क्योंकि समाधान एक जगह रुक जाता है, संरचना आगे बढ़ती रहती है। उन्होंने यह भी देखा कि हर समस्या एक जैसी नहीं होती, पर हर समस्या में कुछ समान चरण होते हैं, जैसे शुरुआत, मध्य और अंत, या फिर इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट। उस समय इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन समझ मौजूद थी। एडा इन चरणों को ध्यान से अलग करती थी। यह आदत कोई जन्मजात क्षमता नहीं थी, बल्कि यह अभ्यास से बनी थी, दिन प्रतिदिन के लिखने से, सोचने से और बिना थके दोहराने से। एडा ने अपनी कल्पना को खुला छोड़ा, लेकिन असंयमित नहीं। वह जानती थी कि कल्पना अगर नियमों से भागेगी तो दिशा खो देगी। इसलिए उन्होंने अपने नियमों को दुश्मन नहीं माना, उन्होंने उसे एक सहायक के रूप में देखा। नियम उनके लिए बंदिश नहीं थे, वे रास्ते थे, रास्ते जो यह बताते थे कि कहाँ मुड़ना है और कहाँ नहीं। यह सोच उस समय दुर्लभ थी, क्योंकि आमतौर पर लोग कल्पना और नियम को एक दूसरे का विरोधी मानते थे। एडा ने दोनों को एक ही जगह बैठा दिया था। उनकी नोटबुक्स में कविता नहीं, लेकिन लय थी। वहाँ भावनात्मक शब्द नहीं, लेकिन संतुलन था। वहाँ सजावट नहीं, लेकिन स्पष्टता थी। यह स्पष्टता धीरे धीरे उनके भीतर एक आदत बन गई। वह किसी भी विचार को तब तक आगे नहीं बढ़ाती थीं जब तक उसके सभी हिस्से साफ न हो जाए। यह प्रतीक्षा उनकी ताकत थी। उन्हें जल्दी कुछ साबित नहीं करना था, उनका ध्येय थोड़ा और समझना था। इसी दौरान उन्होंने यह देखा कि क्रम कितना महत्वपूर्ण है। अगर क्रम बदल जाए तो परिणाम बदल जाता है, भले ही तत्व वही रहे। यह खोज सुप्रसिद्ध नहीं थी, पर यह गहरी थी, क्योंकि यही क्रम आगे चलकर मशीन के काम का आधार बना। एडा यह सोचने लगी थी कि अगर किसी प्रक्रिया में क्रम इतना अहम है तो उसे जैसा है वैसा सहेजा जाना चाहिए।
यही सोच निर्देशों के रूप में ढली, निर्देश जो किसी और के बिना काम कर सके। यह विचार उन्हें एक सामान्य विद्यार्थी से अलग कर रहे थे, क्योंकि वह सीखने के लिए सीख नहीं रही थी, वह इसलिए सीख रही थी ताकि किसी चीज़ को दोहराया जा सके, और यही आधार होता है किसी भी प्रोग्राम का। एडा उस शब्द को नहीं जानती थी, लेकिन एसेंस समझ चुकी थी। उनकी कल्पना बुरान नहीं भर रही थी, वह उतर कर रूप ले रही थी, रूप जिसे देखा जा सकता था, समझा जा सकता था और किसी और को सिखाया जा सकता था। यही वह क्षण था जब सोच व्यक्तिगत नहीं रही, वह साझा की जाने वाली बन गई। एडा के लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी, नाम और प्रशंसा नहीं, बल्कि यह समझ कि विचार तब मायने रखते हैं जब वे दूसरों के लिए काम कर सके। और यह समझ अब स्थिर हो चुकी थी। एडा का मन तैयार किसी बड़े विचार को पहचानने के लिए। चैप्टर 3। अधिकतर लोग गणित को मजबूरी की तरह पढ़ते हैं, उसे ज़रूरत समझते हैं, रुचि नहीं। एडा का रिश्ता गणित से अलग था। उनके लिए गणित कोई दीवार नहीं थी जिसे पार करना पड़े, वह एक रास्ता था जिस पर चलकर चीज़ें साफ दिखाई देती थी। एडा संख्याओं को गिनती की इकाइयों की तरह नहीं देखती थी, वह उन्हें संकेतों की तरह देखती थी। हर संख्या किसी स्थिति की ओर इशारा करती थी, हर चिन्ह किसी संबंध को दिखाता था। यही कारण था कि समीकरण उन्हें भयभीत नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि अगर किसी बात को संख्याओं में कहा जा सकता है तो उसे बिना भ्रम के समझा भी जा सकता है। गणित ने एडा को स्पष्टता दे दी थी। जहाँ शब्द कभी कभी फिसल जाते हैं, वहाँ गणित रुककर खड़ा रहता है। एडा को यह स्थिरता आकर्षित करने लगी थी। वह देखती थी कि एक ही नियम अलग अलग स्थितियों में कैसे काम करता है। अगर नियम सही है तो परिणाम बदलते हैं, नियम नहीं। यह समझ उनके लिए गहरी थी, क्योंकि यहीं से उन्होंने यह जाना कि सोच को व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। सोच ऐसी हो जिसे हर कोई उसी तरह इस्तेमाल कर सके। यह किसी विचार को सार्वजनिक बनाने की प्रक्रिया थी। एडा का ध्यान उत्तर पर नहीं टिकता था, वह उस प्रक्रिया को देखती थी जिससे उत्तर निकल रहा हो। उन्हें यही लगता था कि उत्तर एक क्षण है, लेकिन प्रक्रिया एक सतत अवस्था। अगर प्रक्रिया सही है तो उत्तर कभी न कभी सामने आ ही जाएगा। इस सोच ने उन्हें धैर्य सिखाया, ऐसा धैर्य जो जटिल विषयों के लिए जरूरी होता है। एडा जब किसी समस्या पर काम करती थी तो वह उसे तुरंत हल करने की कोशिश नहीं करती थी। वह पहले उसकी सीमाएं तय करती थी, क्या दिया गया है, क्या निकाला जाना चाहिए, बीच में कौन से कदम होंगे। यह तरीका असाधारण दिखता है, लेकिन यही असाधारण कदम है, क्योंकि अधिकतर लोग सीधे बीच में कूद पड़ते हैं। एडा शुरुआत से चलती थी, यही आदत आगे चलकर उनके काम की रीढ़ बनी। गणित ने उन्हें यह सिखाया कि गलती कोई दुश्मन नहीं है। अगर परिणाम गलत है तो कहीं न कहीं क्रम टूट गया है। इसका मतलब यह नहीं कि पूरा विचार ही गलत है, सिर्फ इतना कि किसी स्थान पर क्रम की जांच जरूरी है। यह दृष्टि उन्हें कठोर नहीं बनाती थी, बल्कि लचीला बनाती थी। वह अपने विचारों को फिर से देखने से हिचकती नहीं थी। एडा का मन सुधार को पराजय नहीं मानता था, वह उसे आवश्यक चरण समझती थी। गणित ने उनमें ईमानदारी भी पैदा की थी, क्योंकि संख्याएं भावनाओं से नहीं चलती। अगर कुछ सही है तो वह साबित होगा, अगर नहीं है तो छुपेगा भी नहीं। इस साफपन ने एडा की सोच को और मजबूत बना दिया था। वह जानती थी कि जब आप किसी नियम को लिखते हैं तो वह आपकी मंशा को नहीं पढ़ता है, वह सिर्फ निर्देशों का पालन करता है। यही समझ उन्हें बाद में मशीन की ओर ले गई, लेकिन अभी यह यात्रा अंदर ही चल रही थी। गणित ने एडा को एक अलग तरह की रचनात्मकता दी, ऐसी रचनात्मकता जो कल्पना से नहीं भागती थी, उसे संभालती है। जहाँ कला भावनाओं से पैदा होती है, वहाँ गणित संरचना से पैदा होता है। एडा इन दोनों को अलग नहीं देखती थी। उनके लिए सुंदरता सिर्फ रंगों में नहीं थी, वो संतुलन में भी थी। अगर कोई समाधान साफ है तो वह सुंदर है, अगर कोई प्रक्रिया सरल है तो वो प्रभावी है। यह सौंदर्य बोध एडा के भीतर धीरे धीरे गहराता चला गया। वह ये समझने लगी थी कि सोच का असली मूल्य उनकी स्पष्टता में है। जितना स्पष्ट विचार उतना आसान अभिव्यक्ति, और जितनी आसान अभिव्यक्ति उतना अधिक प्रभाव। गणित ने उन्हें बोलना नहीं सिखाया, उसने उन्हें लिखना सिखाया, ऐसा लिखना जिसे कोई भी मशीन भी समझ सके। हालांकि उस समय यह कल्पना आधी ही थी, लेकिन बीज बोया जा चुका था। एडा ने गणित के लिए अब उनके लिए एक विषय नहीं था, वह एक माध्यम बन चुका था। ऐसा माध्यम जिससे सोच सीधी रेखा में आगे बढ़ सके, और जब सोच सीधी रेखा में चलती है तो वह भविष्य तक पहुंच जाती है। यही वो मोड़ था जहां एडा की तैयारी गहरी हो चुकी थी। अब उनका मन सिर्फ सीख नहीं रहा था, वह पहचानने में लगा था कि किसी ऐसे विचार को जो साधारण नहीं था, पर उस विचार का आना अभी बाकी था। चैप्टर 4।
एडा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उन्हें दुनिया साफ दिखाई देने लगी थी। सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बल्कि वो ढांचा भी जिसमें यह दुनिया चलती थी। हर समाज कुछ सीमाओं के साथ जीता है। कुछ सीमाएं दिखाई देती हैं, कुछ इतनी सामान्य हो जाती हैं कि दिखती ही नहीं। एडा ने इन दूसरी तरह की सीमाओं को पहचानना शुरू कर दिया था। वह समझने लगी थी कि कुछ सोच सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि उसे आगे बढ़ने की आदत ही नहीं डाली गई होती। उस समय ज्ञान को वर्गों में बांटा जाता है। कला अलग, विज्ञान अलग, तर्क अलग और कल्पना अलग। एडा को यह विभाजन स्वाभाविक नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह अलगाव सीखने को सीमित करता है। अगर गणित सिर्फ गणित बनकर रह जाए तो वह सूखने लगता है। अगर कल्पना बिना दिशा के दौड़े तो वह थक जाती है। एडा को इन दोनों को एक साथ डालने की कोशिश स्वाभाविक लगी, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं सोचती थी। उस समय यह माना जाता था कि कुछ क्षेत्रों में कुछ लोगों की जगह है और कुछ लोगों की नहीं। ये बातें सीधे शब्दों में कभी कहीं नहीं जाती थी, लेकिन व्यवहार में स्पष्ट थी। एडा ने इन्हें खुली टकराव की तरह तो नहीं देखा, पर वह जानती थी कि हर व्यवस्था सीधे बदलती नहीं है, लेकिन वह इन्हें बिना प्रश्न के स्वीकार भी नहीं कर सकती थी। उनकी प्रक्रिया तेज नहीं थी, वह शांत थी। वह जोर से अपनी बातें मनवाने में यकीन नहीं रखती थी। उनका तरीका अलग था। वह काम को इतना साफ बनाने की कोशिश करती थी कि उसे अनदेखा करना मुश्किल हो जाए। यह एक बुद्धिमान तरीका था। जब कोई व्यवस्था आपको सीमित करती है तो उसे लड़ने के बजाय आप यह दिखाइए कि आप उसे बेहतर बना सकते हैं। एडा ने यही चुना। वो जानती थी कि उनकी सोच सबको तुरंत समझ में नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने उसे और ज़्यादा स्पष्ट बनाने पर ध्यान दिया। वह भाषा जो केवल अभ्यास से आती है। एडा ने अपने काम में भावनाओं को नहीं चुना, सटीकता को चुना। वह किसी को गलत साबित नहीं करना चाहती थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि एक अलग तरीका मौजूद है। यह तरीका शोर नहीं करता लेकिन टिकता है। यहाँ एक और सीमा उन्हें साफ दिखने लगी। काम को अक्सर व्यक्ति से जोड़ा जाता है। अगर व्यक्ति परिचित नहीं है तो काम को कम महत्व मिलता है। एडा ने यह भी समझा कि विचार अगर व्यक्ति पर निर्भर रह जाए तो वह कमज़ोर होने लगता है। इसलिए वह अपने काम को ऐसे रूप में ढालने लगी जो अपने आप बोल सके। यही कारण था कि वह लिखते समय बहुत सावधान रहती थी। हर वाक्य अपना अर्थ खुद रखता था। किसी और की इंटेंट उस पर हावी नहीं हो सकती थी। यह आत्मनिर्भर लेखन आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि मशीनें इंटेंट नहीं पढ़ती, वे केवल निर्देश समझती हैं। यह बात एडा को बिना बताए ही स्पष्ट हो रही थी। एडा ने यह भी देखा कि सीमाएं हमेशा दूसरों से नहीं आती। कुछ सीमाएं हम खुद बना लेते हैं, जैसे कि यह बेहद कठिन है या यह मेरे लिए नहीं है। एडा ने इन आंतरिक सीमाओं पर खास ध्यान दिया। वह खुद से ये नहीं कहती थी कि यह असंभव है। वो पूछती थी कि अगर संभव है तो कैसे। यह छोटा सा फर्क बहुत बड़ा असर डाल रहा था। क्योंकि नहीं दरवाज़ा बंद करता है और कैसे दरवाज़ा खोलता है। एडा का दिमाग इसी कैसे पर काम करना सीख रहा था। यह अभ्यास कठिन था, धीमा था लेकिन प्रभावी था। उनके सामने अब एक और सच्चाई स्पष्ट हो चुकी थी। अगर सोच वाकई आगे की है तो उसे अकेले चलना पड़ता है। उसे तुरंत तालियां नहीं मिलती, वह अस्थायी रूप से अकेले लगी रहती है। एडा इससे घबराई नहीं, क्योंकि उनके लिए सोच का मूल्य स्वीकृति से जुड़ा नहीं था। वह यह देखना चाहती थी कि विचार अपने लक्ष्य तक पहुंचता है या नहीं, और उस लक्ष्य की परिभाषा भी उन्होंने खुद तय की थी। स्पष्टता, दोहराने योग्य प्रक्रिया और स्थिर परिणाम, यह तीन बातें उनके काम का आधार बन रही थी। अब वातावरण उनके लिए सिर्फ एक मंच नहीं था, वह एक परीक्षा था। हर सीमा उनके विचार को जांच रही थी और हर जांच उसे और मजबूत बना रही थी। एडा के भीतर अब किसी संघर्ष की आवाज़ नहीं थी। वह एक शांत आत्मविश्वास था, ऐसा आत्मविश्वास जो न तो उधार था, नहीं दिखावे पर आधारित। वह इस बात से आया था कि एडा जानती थी कि वह किस दिशा में सोच रही हैं, और जब दिशा साफ हो तो रास्ता देर से ही सही मिल जाता है। यहीं पर उनकी तैयारी एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, सिर्फ आंतरिक स्पष्टता के साथ। चैप्टर 5। जब एडा ने पहली बार चार्ल्स बेबेज की मशीन के बारे में सुना तो उन्होंने उसे एक वस्तु की तरह नहीं लिया। दूसरों के लिए वह मशीन लोहे और पहियों की ढांचा थी, एक ऐसी उपकरण जो गन्ना को तेज कर सकता था। एडा की नज़र वहाँ नहीं रुकी। उन्हें लगा कि यह मशीन किसी प्रश्न का उत्तर नहीं, एक संभावना है। चार्ल्स बेबेज उस समय ऐसे मशीनों पर काम कर रहे थे जो गणितीय कार्य स्वचालित रूप से कर सकें। यह विचार अपने आप में
काफ़ी साहसी था, लेकिन एडा के लिए शुरुआत भर थी। उन्होंने मशीनों को एक सीमित उपकरण माना जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। बेबेज की मशीन नियमों पर काम करती थी। अगर नियम सही है तो उत्तर सही होगा। एडा ने इसी बिंदु को गहराई से देखा। नियम, अगर नियम किसी संख्या पर लागू हो सकता है तो क्या वह किसी और चीज पर नहीं हो सकता, जैसे संगीत की लय, आकृतियों का क्रम या प्रतीकों का संबंध। यह सोच उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि मशीनों को कभी कल्पना से नहीं जोड़ा गया था। एडा ने यह नहीं कहा कि मशीन महसूस कर सकती है, उन्होंने यह कहा कि मशीन संरचना का पालन कर सकती है, और जहाँ संरचना है वहाँ व्यवस्था है। एडा और बेबेज की बातचीत इसी बिंदु पर अलग हो जाती थी। बेबेज का ध्यान निर्माण पर था, एडा का ध्यान सिद्धांत पर। एक मशीन कैसे बनेगी, यह बेबेज सोचते थे। एक मशीन क्या कर सकती है, यह एडा की सोच थी। इन दोनों सोचों का मिलन असाधारण था। बेबेज की मशीन कागज पर मौजूद थी, पूरा रूप लेने से बहुत दूर, लेकिन एडा को यह अधूरापन रुकावट नहीं लगा, क्योंकि उनके लिए असल काम मशीन के भीतर था। उन्होंने यह समझा कि मशीन को सिर्फ निर्देश चाहिए, स्पष्ट, सटीक और क्रमबद्ध, और यदि यह संभव है तो मशीन केवल गणना तक सीमित नहीं रहेगी। यहाँ एडा ने एक बुनियादी बात पकड़ ली थी। मशीन खुद नहीं सोचती, लेकिन वह सोच को लागू कर सकती है। यह बहुत बड़ा फर्क है। इसी फर्क ने आगे चलकर पूरी तकनीकी दुनिया की नींव बदल दी थी। एडा को मशीन की शक्ति उसकी गति में नहीं दिखी, उन्हें उसकी शक्ति उसकी सटीकता में दिखी। एक मानव थक सकता है, ध्यान भटक सकता है, मशीन का नहीं। अगर निर्देश सही है तो वह हर बार वही करेगा। यह भरोसा एडा को आकर्षित करता था, क्योंकि इससे मानव सोच कहीं ज़्यादा दूर जा सकती थी। मशीन मानव का स्थान नहीं लेती, वह मानव को मुक्त करती है। मुक्त बार बार किए जाने वाले कामों से एडा के लिए यही सबसे बड़ा लाभ था। यदि मशीन रूटीन काम संभाल ले तो इंसान नई सोच पर ध्यान दे सकता है। यह आज का विचार लगता है, लेकिन तब यह नई दिशा थी। एडा ने बेबेज के साथ इन बातों पर विस्तार से चर्चा की। वो मशीन की संख्याओं का कैलकुलेटर नहीं, एक प्रतीक प्रणाली की तरह देख रही थी। प्रतीक जिनके पीछे अर्थ हो सकता है, और यदि अर्थ को नियमों में बदला जा सकता है तो मशीन उसे लागू कर सकती है। यह कोई भावनात्मक बात नहीं थी, यह सटीक तर्क था। एडा के शब्द भावनात्मक नहीं होते थे, वो संतुलित होते थे। उनकी हर बात यही आकर टिकती थी। संरचना, जहाँ संरचना है वहाँ दोहराव है, और जहाँ दोहराव है वहाँ स्वचालन संभव है। यही सोच उस समय बहुत आगे की थी, क्योंकि अधिकतर लोग मशीन को एक अंत के रूप में देखते थे। एडा ने उसे एक शुरुआत की तरह देखा, एक मंच जहाँ मानव सोच को और आगे जा सके। बेबेज की मशीन शायद उस समय पूरी तरह बन न पाई हो, पर एडा के लिए वो पहले ही काम कर चुकी थी। कम से कम उनके मन में। वहाँ मशीन चल चुकी थी, नियमों का पालन कर चुकी थी, और संभावनाओं के द्वार भी खुल चुके थे। यही वह क्षण था जब एडा की सोच एक नए तल पर पहुंची। अब यह बीज केवल निजी तैयारी नहीं रही, यह सामने एक ठोस विचार के रूप में आकर खड़ी हो गई थी। एक ऐसा विचार जिसे लिखा जा सकता था, समझाया जा सकता था, और भविष्य के लिए सुरक्षित किया जा सकता था। मशीन अब केवल मशीन नहीं रही थी, वह एक भाषा का माध्यम बन चुकी थी, और एडा उस भाषा को स्पष्ट रूप देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। चैप्टर 6, एनालिटिकल इंजन किसी तैयार मशीन का नाम नहीं था। यह एक विचार था जो कागज पर सांसें ले रहा था। चार्ल्स बेबेज ने इस ढांचे की कल्पना की थी। एडा ने उस ढांचे के भीतर संभावनाएं देखी। यह इंजन साधारण गणना के लिए नहीं बनाया जा रहा था। इसका उद्देश्य क्रमबद्ध कार्य करना था, ऐसा कार्य जिसे पहले से तय किया जा सके और बाद में बिना बदलाव के दोहराया जा सके। उस समय की मशीनें एक ही काम करती थी, यह इंजन अलग बनने जा रहा था। इसके भीतर भाग अलग थे, हर भाग एक निश्चित भूमिका निभाता था। आज के शब्दों में कहें तो उसमें मेमोरी जैसी जगह थी, प्रोसेसिंग जैसा हिस्सा था, और निर्देशों को पढ़ने की व्यवस्था थी। हालांकि ये सब बाद में आए, लेकिन अवधारणा पहले ही जन्म ले चुकी थी। एडा ने इस व्यवस्था को ध्यान से समझा। उन्हें इसमें एक कहानी दिखी, एक प्रक्रिया जो अपने आप आगे बढ़ती है। यदि इंजन को बताया जाए कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, और अंत में किस बिंदु पर रुकना है, तो वह बिना रुके काम कर सकता है। यह बात एडा को बहुत स्पष्ट लगी। उन्होंने देखा कि इंजन संख्या नहीं जानता, वह सिर्फ निर्देश पहचानता है, और यही उसकी ताकत है, क्योंकि निर्देश किसी भी रूप में हो सकता है, संख्या, प्रतीक या किसी और संरचना में। यह समझ एडा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहीं से उन्होंने यह सोचना शुरू किया कि इंजन किसी एक तरह का डेटा तक सीमित नहीं है। यदि नियम सार्वभौमिक हैं तो उनका उपयोग अनेक जगह किया जा सकता है। एनालिटिकल इंजन का स्वरूप स्थिर नहीं था,
वह लचीला था। इस लचीलेपन ने एडा को आकर्षित किया। उन्होंने देखा कि अगर एक ही ढांचा अलग अलग नियमों का पालन कर सके तो यह मानव सोच का विस्तार बन सकता है। यह मशीन मानव को बदलने नहीं आई थी, यह मानव के हिस्से का काम अपने ऊपर लेने वाली थी। गणना, पुनरावृत्ति, क्रम का पालन, ये काम मशीन के लिए स्वाभाविक थे और इसमें मानव दिमाग फुर्सत पा सकता था। इस बिंदु पर एडा की सोच और स्पष्ट हो गई थी। उन्होंने यह जाना कि मशीन की सीमाएं उसके ढांचे में नहीं, उसके उपयोग में होती है। अगर हम मशीन से कम अपेक्षा रखते हैं तो वह कम ही करेगी, लेकिन अगर हम उसे सिस्टम के रूप में सोचते हैं तो वह कई परतों में काम कर सकती है। एनालिटिकल इंजन के साथ यह पहली बार हो रहा था। यह मशीन अपने आप निर्णय नहीं लेती थी, लेकिन निर्णयों का अनुकरण कर सकती थी। यह अंतर एडा ने बहुत स्पष्ट साफ किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि मशीन बुद्धिमान है, उन्होंने यह कहा कि मशीन की बुद्धिमत्ता पालन कर सकती है। यही कारण है कि उनका दृष्टिकोण विज्ञान और दर्शन दोनों से जुड़ा था। जब एडा एनालिटिकल इंजन की रूपरेखा देखती थी तो वह उसे खंडों में सोचती थी। कौन सा भाग किससे जुड़ा है, किस बिंदु पर कौन सा आपका काम समाप्त होता है और अगला आरंभ होता है। यह सोच एक इंजीनियर की नहीं, एक आर्किटेक्ट की थी। वह संरचना पर ध्यान दे रही थी, मजबूत आधार पर। इंजन का हर हिस्सा स्वतंत्र था, पर अलग थलग नहीं। यह संतुलन एडा को परिपक्व लगा। उन्होंने देखा कि इस मशीन में गलती की संभावना भी सोची गई थी। अगर कोई चरण ठीक से न चले तो पूरी प्रक्रिया कैसे प्रभावित होगी। यह सोच एक परिपक्व सिस्टम की पहचान है, क्योंकि हर अच्छा ढांचा यह मानकर चलता है कि त्रुटि हो सकती है और उसी स्वभाव से उसे संभालने की व्यवस्था करता है। एडा ने एनालिटिकल इंजन को इसी नज़र से देखा। यह उनके लिए केवल तकनीकी चमत्कार नहीं था, यह एक भाषा थी, एक ऐसी भाषा जिसने यदि ठीक से किया जाए तो मशीन उसका अर्थ समझ सकती है। कागज पर पहिए और लीवर दिखते हैं, एडा को उनके पीछे का क्रम दिखाई देता था। वह उस क्रम को संरक्षित करना चाहती थी ताकि कोई और भी उसी ढांचे का पालन करके उसी परिणाम तक पहुंच सके। यह सोच व्यक्तिगत प्रतिभा से आगे थी, यह साझा ज्ञान की दिशा थी। एनालिटिकल इंजन भले ही उस समय पूरा न बन पाया हो, लेकिन उसका विचार अधूरा नहीं था। एडा ने उसे पूरा पढ़ लिया था। उनके लिए केवल इंजन चल चुका था, केवल लोहे में नहीं बल्कि विचारों में। और जहाँ विचार स्पष्ट हो जाता है वहाँ देर सवेर रूप भी आ जाता है। एनालिटिकल इंजन एडा की सोच के लिए एक दर्पण था, जिसमें उन्होंने देखा कि उनका सारा अभ्यास अब एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। संरचना, क्रम और संभावनाएं। यह मशीन उनके लिए अंत नहीं थी, यह वह जगह थी जहाँ से विचार खुले मैदान में जाने वाला था। चैप्टर 7। कुछ विचार मशीन में दर्ज होने से पहले कागज पर जन्म लेते हैं। न कोई आवाज़, न कोई प्रदर्शन, सिर्फ शब्द, संकेत और स्पष्टता। एडा के लिए कागज सिर्फ लिखने की जगह नहीं थी, वह सोच को स्थिर करने का माध्यम थी। जब कोई विचार मन में होता तो वह मन बदल भी सकता है, लेकिन जब वो लिख जाता है तो वह जिम्मेदारी मांगता है। एडा इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेती थी। उन्होंने देखा कि एनालिटिकल इंजन का विचार कई लोगों को रोमांचित लगता है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी प्रक्रिया को समझने को तैयार हैं। इसी अंतर को उन्होंने महसूस किया। रोमांच क्षणिक होता है, प्रक्रिया स्थायी होती है। एडा ने इस जटिल व्यवस्था को शब्दों में बांधने का निर्णय लिया। यह आसान काम नहीं था, क्योंकि मशीन अपने आप कुछ नहीं कहती। उसे समझाने के लिए ऐसी भाषा चाहिए जो भ्रम न पैदा करे। एडा ने इसी भाषा की खोज की। वह ऐसे वाक्य लिखना चाहती थीं जो किसी अनुमान पर निर्भर न हो, हर बात अपने अर्थ के साथ खड़ी हो। उन्होंने वर्णन के बजाय व्याख्या को चुना। क्या होता है इससे ज़्यादा जरूरी था कैसे होता है। एडा के लेखन में भावनात्मक सजावट नहीं थी, लेकिन उसमें दिशा थी। हर पैराग्राफ एक ही उद्देश्य निभाता था, किसी प्रणाली को समझाने का उद्देश्य। उन्होंने इंजन को संपूर्ण रूप से नहीं समझाया, उन्होंने उसे भागों में खोला। हर भाग का काम, हर भाग की सीमा और हर भाग का दूसरों से संबंध। यहीं पर उनका लेखन असाधारण बन गया था, क्योंकि यह लेखन किसी मशीन को नहीं, एक सोच को सुरक्षित कर रहा था। एडा ने यह नहीं माना कि पाठक पहले से ही सब कुछ जानता है, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं माना कि पाठक को कम समझना चाहिए। उनका लेखन सम्मान से भरा था, सम्मान कल्पना के लिए, तर्क के लिए और पाठक की बुद्धि के लिए। एडा जानती थी कि यदि एक विचार साफ साफ लिखा जा सकता है तो वह समय के पार भी पहुंच सकता है, और यही उनका लक्ष्य था। वह यह नहीं सोच रही थी कि इसे कौन पढ़ेगा, वह यह सोच रही थी कि इसे कब पढ़ा जाएगा। उनके लिए भविष्य एक अमृत शब्द नहीं था, वह एक संभावित पाठक था।
और उस पाठक को धोखा नहीं दिया जा सकता था। एडा ने अपने लेखन में किसी भी चीज को छिपाया नहीं। अगर कोई प्रतिक्रिया कठिन थी तो उन्होंने उसे कठिन ही रहने दिया। उन्होंने उसे सरल दिखाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसे समझने योग्य बनाने की कोशिश की। यही फर्क सूक्ष्म है लेकिन प्रभावी है। सरलीकरण अक्सर सच्चाई छुपा देता है, स्पष्टता उसे सामने लाती है। एडा ने स्पष्टता को चुना था। उन्होंने यह दिखाया कि मशीन का काम एक सीधी रेखा में नहीं चलता। वह शाखाएं हैं, वहाँ स्थितियां हैं, वहाँ निर्णय जैसा ढांचा है। हालांकि मशीन निर्णय नहीं लेती, पर नियमों के कारण उसका व्यवहार बदलता है। एडा ने इस बिंदु को बहुत सावधानी से रखा था, क्योंकि यहीं पर अधिकतर भ्रम होता है। मशीन को गलत समझने का मूल कारण अक्सर यही होता है। एडा के लेखन ने इस भ्रम को जन्म लेने से पहले ही रोक दिया था। उन्होंने क्रम को इतना साफ रखा कि पाठक देख सके कि अगर यह बदला तो वह बदलेगा। यह सोच सिर्फ तकनीक नहीं थी, यह नैतिक भी थी, क्योंकि जब आप किसी सिस्टम को लिखते हैं तो आप जिम्मेदारी भी लिखते हैं। एडा इस बात को समझती थी। उनके लिए लेखन शक्ति का साधन नहीं था, वह एक माध्यम था, एक ऐसा माध्यम जिससे सोच व्यक्ति से परे जा सके। यहीं पर उनका काम व्यक्तिगत प्रतिभा की सीमा को पार कर गया था। उन्होंने किसी दावा नहीं किया, उन्होंने किसी पद की मांग नहीं की। उन्होंने बस अपना काम ऐसे रूप में रखा कि वह अपने आप में बोल सके। और सच कहें तो वह आज भी बोल रहा है। कागज पर लिखे शब्द अक्सर समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन संरचित विचार रुकते नहीं। एडा के शब्दों ने पीछे की संरचना रखी, और संरचना समय से नहीं डरती। ना एनालिटिकल इंजन पूरी तरह बनाना एडा को अपने समय में पूरा सम्मान मिला, लेकिन उनके लेखन ने जो रास्ता खोला वह बंद नहीं हुआ। वह धीरे धीरे व्यापक होता गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। आज जब हम किसी सिस्टम को डिजाइन करते हैं या किसी प्रक्रिया को डॉक्यूमेंट करते हैं तो हम अनजाने में एडा की उस सोच को अनुसरण करते हैं। यह अध्याय किसी का वर्णन नहीं है, किसी खोज के बारे में जानकारी नहीं दे रहा। यह उस धैर्य की कहानी है जो खोज को भविष्य के लिए सुरक्षित करता है। एडा ने भविष्य को कागज पर लिखा, बहुत शांत तरीके से, बिना यह जाने कि एक दिन दुनिया उसे पढ़ेगी। चैप्टर 8। एडा के लिए निर्देश केवल आदेश नहीं थे, वो सोच को बांधने का तरीका थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि मशीनों को भावनाओं की जरूरत नहीं होती और उसे स्पष्टता चाहिए। अगर एक बात दो तरह से समझी जा सकती है तो मशीनें उसे समझ ही नहीं पाएंगी। इसलिए एडा का ध्यान हमेशा एक बिंदु पर रहता था, स्पष्ट निर्देश। उन्होंने किसी प्रणाली को लिखते समय अनुमान की गुंजाइश न के बराबर रखी। हर कदम अगले कदम से जुड़ा होता था, लेकिन उस पर निर्भर नहीं। यह सूक्ष्म अंतर एडा की सोच को मजबूत बनाता था। निर्देश ऐसे होने चाहिए कि अगर आप एक चरण में विफल हों तो बाकी व्यवस्था भी न ढह जाए। यह दृष्टिकोण किसी गणना से नहीं आता, यह सिस्टम को जीवन की तरह देखने से आता है। एडा ने मशीनों को नाजुक नहीं माना, उन्होंने उन्हें अनुशासित माना, और अनुशासन स्पष्ट नियमों से आता है। उन्होंने यह भी देखा कि निर्देश केवल क्या करना है नहीं बताते, वो ये भी तय करते हैं कि क्या नहीं करना है। यह सीमा बहुत आवश्यक थी, क्योंकि बिना सीमा के कोई भी प्रक्रिया भटक जाती है। एडा ने इस विचार को अपने लेखन में शामिल किया। उनके लिए निर्देशों की भाषा सिर्फ तकनीक नहीं थी, वह नैतिक भी थी, क्योंकि आप जिस तरह निर्देश लिखते हैं उसी तरह परिणाम रूप लेते हैं। अगर निर्देश में स्पष्टता है तो उसके प्रभाव दूर तक जाते हैं। एडा ये समझती थी, इसीलिए उनके लिखे हुए क्रम छोटे थे, सदे थे और जांच योग्य थे। उन्होंने बड़े जंप नहीं दिए, उन्हें छोटे कदम ही ज़्यादा पसंद थे। छोटे कदम जिन्हें रोका जा सके, जांचा जा सके और ज़रूरत पड़ने पर सुधारा भी जा सके। यह सोच आज डिबगिंग कहलाती है। तब इसके लिए कोई नाम नहीं था, लेकिन व्यवहार पूरा मौजूद था। एडा ने निर्देशों को एक स्थिर वस्तु नहीं माना, उन्होंने उन्हें एक बहते हुए ढांचे की तरह देखा। अगर कोई अनुक्रम काम नहीं करता तो वह बदला जा सकता है, लेकिन बदलाव अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, उसे समझ पर आधारित होना चाहिए। यही वजह थी कि एडा का लेखन धीमा था। वह जल्दी पूरा नहीं होता था, लेकिन पूरा होने पर मजबूत होता था। उनके लिए काम की गति महत्वपूर्ण नहीं थी, काम की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण थी, और यही दृष्टिकोण उन्हें अपनी पीढ़ी से अलग बनाता था। एडा किसी को प्रभावित नहीं करना चाहती थी, वह किसी प्रणाली को सुरक्षित करना चाहती थी, सुरक्षित भविष्य के लिए। उन्होंने समझ लिया था कि एक बार कोई प्रक्रिया मशीन के हाथ में चली जाए तो वह मानव हस्तक्षेप से दूर हो जाती है, इसलिए उसका लिखा जाना और भी जिम्मेदारी भरा हो जाता है। एडा ने इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा था, उन्होंने इसे काम का केंद्र बनाया।
उनकी भाषा कठोर नहीं थी लेकिन सख्त थी, अर्थात वो सहन नहीं करती थी। कोई भ्रम नहीं था। एडा का लेखन किसी एक मशीन के लिए नहीं था, वह सोच को एक शैली में प्रस्तुत कर रहा था। यह क्रम उनके कार्य को दिखाता है और यही क्रम आगे चलकर आधुनिक प्रोग्रामिंग की रीढ़ बना। एडा ने कभी ये दावा नहीं किया कि उन्होंने कोई नया यंत्र बनाया है, उन्होंने सिर्फ यह दिखाया कि किसी यंत्र को कैसे समझा जाए। यही बड़ा अंतर था, क्योंकि समझ निर्माण से पहले आती है और जहाँ समझ गहरी होती है वहाँ निर्माण स्थायी होता है। एडा के लिए निर्देशों की भाषा सिर्फ मशीन से संवाद नहीं थी, वह मानव सोच को संरचना में बदलने की साधन थी। चैप्टर 9। एडा का सबसे बड़ा योगदान किसी चलती हुई मशीन पर नहीं हुआ, वह कागज पर हुआ था। उस समय एनालिटिकल इंजन पूरा बना ही नहीं था, लेकिन एडा ने उसके लिए काम करने की विधि लिख दी थी। यह बात साधारण नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर लोग मशीन बनने के बाद उसके उपयोग के बारे में सोचते हैं। एडा ने इसके उलट किया था। उन्होंने पहले यह तय किया कि मशीन कैसे काम करेगी, यहाँ से उनकी सोच एक नए स्तर पर पहुँचती है। एडा ने किसी समस्या को लिया और उसे कदमों में तोड़ा। हर कदम स्पष्ट था, सीमित था और अगले कदम की तैयारी करता था। यह कोई गणितीय समाधान मात्र नहीं था, यह एक प्रक्रिया का नक्शा था। इस नक्शे में कोई अनुमान नहीं था, सब कुछ तय था। पहले यह, फिर यह, अगर ऐसा हुआ तो यह। यह सोच आज हमें परिचित लगती है, लेकिन उस समय यह अभूतपूर्व थी। एडा ने जो लिखा वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, वह किसी मशीन के लिए लिखा गया था। और मशीन भाव नहीं समझती, वह स्पष्टता सहन नहीं करती। इसलिए एडा का लेखन अत्यंत सटीक था। उन्होंने यह नहीं माना कि मशीन समझ जाएगी, उन्होंने यह मानकर लिखा कि मशीन केवल पालन करेगी। यह बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जब आप किसी मानव के लिए लिखते हैं तो आप बहुत सी बातें अनकही छोड़ सकते हैं, लेकिन मशीन के लिए लिखते समय हर बात लिखनी पड़ती है। एडा ने यही किया था। उन्होंने हर चरण इतनी सावधानी से रखे कि कोई भी हिस्सा अपना अर्थ से बाहर न हो। यहाँ एडा का धैर्य स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने सादगी नहीं दिखाई, उन्होंने गंभीरता दिखाई। यह प्रोग्राम किसी चालू इंजन पर चलने के लिए नहीं था, यह दिखाने के लिए था कि इंजन चल सकता है। एक बात में एडा की दूरदर्शिता छिपी थी। वह परिणाम नहीं दिखा रही थी, वह संभावना दिखा रही थी। उन्होंने यह साबित किया कि यदि मशीन को सही निर्देश जाएं तो वह सिर्फ हिसाब नहीं लगाएगी, वह एक प्रणाली का पालन करेगी। एडा ने पहली बार यह स्पष्ट किया था कि मशीन और प्रोग्राम अलग चीज़ें हैं। मशीन ढांचा है और प्रोग्राम उस ढांचे में बहने वाली सोच। यह विचार आगे चलकर पूरे कंप्यूटर विज्ञान की आधारशिला बनी थी। लेकिन उस समय यह शब्दावली मौजूद नहीं थी, केवल समझ थी। एडा जानती थी कि उनके लिखे हुए क्रम शायद तुरंत किसी के काम न आए, पर उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका लक्ष्य तात्कालिक उपयोग नहीं था, उनका लक्ष्य दीर्घकालिक स्पष्टता थी। उन्होंने भविष्य को कोई निर्देश नहीं दिया, उन्होंने भविष्य को एक और उपकरण दिया था, ऐसा उपकरण जिसे भविष्य अपने लिए नई चीज़ें बना सके। यह सोच किसी खोजकर्ता की नहीं थी, यह सोच किसी स्थापत्यकार की थी। वह नींव रख रही थी, एक ऐसी नींव जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस पर पूरा ढांचा खड़ा होता है। एडा का प्रोग्राम संख्याओं से जुड़ा था, लेकिन उसका अर्थ संख्याओं से परे था। वह यह दिखा रहा था कि किसी भी प्रक्रिया को लिखा जा सकता है, बशर्ते उसे पूरी तरह समझा गया हो। यह बात आज भी सही है। एडा के लिखे क्रम आज के कोड की तरह नहीं दिखते, लेकिन उनमें वही आत्मा है, स्पष्ट शुरुआत, तर्कसंगत मध्य और निश्चित अंत। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह उनके पूरे अभ्यास का परिणाम था। चैप्टर 10। जब एडा मशीन के बारे में सोचती थी तो उनकी कल्पना संख्याओं पर आकर नहीं रुकती थी। उनके लिए संख्याएं अंत नहीं थी, वे केवल एक उदाहरण थी। एडा ये समझ चुकी थी कि मशीन असल में किस चीज़ पर काम करती है। वह संख्याओं पर नहीं, उनके बीच बने संबंधों पर काम करती है। और संबंध हर जगह होते हैं, संगीत में भी, चित्रों में भी और भाषा में भी। यह विचार सामान्य नहीं था। उस समय संख्याओं को संख्या की तरह देखा जाता था, संगीत को संगीत की तरह और कला को कला की तरह। एडा ने इन दीवारों को मन में ही हटा लिया था। उन्होंने देखा कि संगीत सिर्फ ध्वनि नहीं है, वह एक क्रम है, स्वर, लय और ताल। अगर यह क्रम बदले तो संगीत बदल जाता है। यही बात एडा को अट्रैक्ट करने लगी थी। अगर संगीत भी क्रम पर आधारित हो तो क्या उसे नियमों में बदला जा सकता है? और अगर नियम लिखे जा सकते हैं तो क्या मशीन उन्हें निभा सकती है? यह सवाल किसी कलाकार का नहीं था, यह सवाल एक सिस्टम सोचने वाले मानस का था।
एडा यह नहीं कह रही थी कि मशीन संगीत महसूस करेगी, वह यह कह रही थी कि मशीन संगीत की संरचना पालन कर सकती है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। एडा हमेशा महसूस करने और पालन करने के बीच स्पष्ट रेखा खींचती थी, क्योंकि मशीन भावनाओं से नहीं चलती, वह नियमों से चलती है, लेकिन भावनाएं भी अक्सर नियमों के भीतर जन्म लेती हैं। यहीं पर एडा की सोच गहरी हो जाती है। उन्होंने यह समझा कि किसी भी कला रूप के रूप में एक अमृत हिस्सा होता है और एक संरचित हिस्सा। मशीन अमृत हिस्से को नहीं पकड़ सकती, लेकिन संरचित हिस्से को बहुत अच्छे से पकड़ सकती है। और अगर संरचित हिस्सा पर्याप्त समृद्ध है तो परिणाम आश्चर्यजनक हो सकता है। एडा के लिए यही संभावना सबसे रोमांचक थी। उन्होंने यह नहीं माना कि मशीन सिर्फ दोहराव करेगी, उन्होंने यह देखा कि दोहराव भी विविधता पैदा कर सकता है। यदि नियम वही हों लेकिन क्रम बदले तो परिणाम अलग हो सकता है। यह सोच आज जनरेटिव सिस्टम्स में दिखती है। तब यह केवल कल्पना थी, लेकिन कल्पना खाली नहीं थी, उसके नीचे आधार था। एडा ने प्रतीकों की भूमिका पर भी ध्यान दिया। प्रतीक किसी एक चीज के लिए स्थायी नहीं होते, वे संदर्भ के साथ अर्थ बदलते हैं। यही बात मशीन के काम में महत्वपूर्ण बन जाती है। अगर मशीन को सही प्रतीक दिए जाएं तो उनके संबंध स्पष्ट हो जाते हैं। यह विचार संख्याओं से आगे जाता है। यह संकेत देता है कि मशीन किसी भी ऐसी चीज पर काम कर सकती है जिसे प्रतीकों में बदला जा सके। एडा ने यह बात बहुत सावधानी से कही थी। वह सीमा में रहती थी और अतिशयोक्ति नहीं करती थी। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मशीन मानव दिमाग की जगह ले लेगी। उन्होंने बस यह कहा कि मशीन मानव दिमाग की पहुंच बढ़ा सकती है। संगीत और कला का उदाहरण इस बात को सुंदर तरीके से दिखाता है, क्योंकि यह दिखाता है कि मशीन की उपयोगिता किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। वह इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या उसे सौंपते हैं। अगर हम मशीन को आधे नियम देंगे तो वो हमें आधे परिणाम देगी। अगर नियम स्पष्ट होगा और सुसंगत होगा तो परिणाम भी उसी स्तर के होंगे। एडा ये समझ चुकी थी कि मशीन कोई जादुई वस्तु नहीं है। वह ईमानदार है, वो वही करता है जो उसे कहा जाता है, न कम न ज़्यादा। इसीलिए मशीन की शक्ति हमारी समझ पर निर्भर करती है। एडा इस शक्ति से डर नहीं रही थी, वो इसे संतुलित रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि मशीन मानव का विस्तार बने, उसका विकल्प नहीं। और यह विचार आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक दिखता है। चैप्टर 11। कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत नजर आते हैं और कुछ ऐसे जिनका असर देर से समझ आता है। एडा के साथ दूसरा ही हुआ। उसका काम उनके समय की समझ से आगे था, और जब कोई विचार समझ से आगे हो तो अक्सर अनदेखा रह जाता है। उस दौर में मशीन बनाना गौरव की बात थी। धातु, पहिए और लीवर यह प्रगति की पहचान माने जाते थे, लेकिन मशीन को चलाने की सोच उतनी आकर्षक नहीं लगती थी, क्योंकि वह दिखाई नहीं देती थी। एडा का योगदान इसी अदृश्य क्षेत्र में था। वो मशीन नहीं बना रही थी, वो सोच तैयार करने की कोशिश कर रही थी। और सोच का मूल्य अक्सर तब समझ आता है जब उसका उपयोग कई बार हो चुका होता है। एडा के लिखे हुए काम ज़्यादातर चार्ल्स बेबेज के कार्य के साथ जुड़े रहे। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि मशीन का ढांचा बेबेज ने तैयार किया था, लेकिन एडा ने जो जोड़ा वह उतना ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने ढांचे के भीतर चलने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट किया था, पर उस समय इस फर्क को अलग से नहीं देखा गया। सिस्टम को बनाने वाला ज़्यादा दिखाई देता है, सिस्टम को समझने वाला अक्सर पीछे रह जाता है। एडा ने इस स्थिति पर कोई असंतोष प्रकट नहीं किया। उन्होंने अपने लेखन में कभी यह नहीं मांगा कि उन्हें अलग पहचान दी जाए। वह जानती थी कि विचारों की दुनिया में मान्यता तुरंत नहीं मिलती। उनके लिए काम का मूल्य उसके टिकाऊपन में था। यदि काम समय के साथ खड़ा रह सके तो प्रशंसा कभी न कभी खुद ही आ जाएगी। यह सोच धैर्य मांगती है, और एडा में यह धैर्य था। उनके लिखे नोट्स कुछ लोगों के लिए बेहद जटिल थे, कुछ लोगों के लिए बहुत सैद्धांतिक। वे उस दौर की व्यवहारिक ज़रूरतों से सीधे नहीं जुड़ते थे, इसलिए उन्हें तुरंत अपनाया नहीं गया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि जो चीज़ केवल वर्तमान के लिए बनाई जाती है वो जल्दी ही पुरानी हो जाती है। एडा ने भविष्य के लिए लिखा, भविष्य ऐसा जो उनके सामने मौजूद नहीं था। यह एक जोखिम था, क्योंकि भविष्य हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। लेकिन एडा का भरोसा किसी तकनीक पर नहीं था, उनका भरोसा संरचना पर था। संरचना समय बदलने पर भी काम करती है। उनके काम को उस समय न नकारात्मक कहा गया न बहुत सकारात्मक। वह एक तरह से चुपचाप आगे बढ़ गया। यह चुप्पी आलोचना नहीं थी, यह समझ की कमी थी, और ऐसी चुप्पी अक्सर इतिहास में छूट जाती है। एडा इससे व्याकुल नहीं हुई। उन्होंने यह मान लिया था कि हर विचार अपने समय में पूरी तरह खुल नहीं पाता। कुछ विचार इंतजार करते हैं, सही संदर्भ का, सही साधनों का। एडा ने अपने काम इसी भरोसे पर छोड़ रखा था। उन्होंने
इसे बेचने की कोशिश नहीं की, सजाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने केवल यह सुनिश्चित किया कि वह ईमानदार हों, ईमानदार अपने तर्क में, अपने क्रम में और अपने निष्कर्ष में। उनका लेखन किसी लोकप्रियता के मापदंड पर नहीं था, वह स्पष्टता के मापदंड को फॉलो कर रहा था। इसलिए जब दशकों बाद लोगों ने उनके काम को दोबारा देखा तो वह अप्रासंगिक नहीं लगा, बल्कि अद्भुत रूप से प्रासंगिक लगा। यह एहसास तुरंत नहीं आया। धीरे धीरे लोगों ने यह समझना शुरू किया कि एडा का काम सिर्फ गणितीय अभ्यास नहीं था, वह सोचने का तरीका था, एक ऐसा तरीका जो मशीनों के साथ काम करने के लिए जरूरी था। एडा की पहचान अचानक नहीं बदली, वह कई छोटे अध्ययनों, पत्रों और चर्चाओं के बाद स्पष्ट हुई। जब कंप्यूटर असली दुनिया में आने लगे तब जाकर उनके विचारों का पूरा अर्थ खुला। तब लोगों ने देखा कि जिन बातों को कभी सैद्धांतिक कहा गया था वो असल में आधार थी। एडा को अपने जीवन में यह क्षण देखने को नहीं मिला, लेकिन शायद उन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि उनका काम प्रशंसा पर निर्भर कभी नहीं था, वह उपयोग पर निर्भर रहा, और उपयोग आखिरकार हुआ। चैप्टर 12। हर विचार तुरंत अपनी कीमत साबित नहीं कर पाते। कुछ विचार समय की कसौटी पर खुद को परखने देते हैं। एडा का योगदान इसी श्रेणी में आता है। उनके लिखे विचार कागजों में सुरक्षित थे, लेकिन दुनिया अभी तैयार नहीं थी, क्योंकि तकनीक अक्सर सोच से देर से पहुंचती है। एडा के समय में मशीनें भारी थी, धीमी थी और सीमित थी, लेकिन एडा का काम उस मशीन के लिए नहीं था जो मौजूद थी, वह उस मशीन के लिए था जो संभव हो सकती थी। यह फर्क छोटा नहीं है, क्योंकि जो केवल मौजूदा संसाधनों में को देखकर सोचता है वो भविष्य को संकीर्ण बना देता है। एडा ने भविष्य की कल्पना साधनों से नहीं बांधी। उन्होंने सोच को स्वतंत्र छोड़ा, लेकिन अव्यवस्थित नहीं। समय बीतता गया, तकनीक धीरे धीरे बदली, नए उपकरण आए, नए प्रयोग हुए, और जब दुनिया फिर से पीछे मुड़ी एडा के काम को देखने के लिए तो एक चीज स्पष्ट थी, वह पुराना नहीं था। उसमें किसी खास युग की सीमाएं नहीं दिखती थी, क्योंकि एडा ने समस्या नहीं लिखी थी, उन्होंने तरीका लिखा था, और तरीका समय बदलने पर भी काम करता है। जब शुरुआती कंप्यूटर बनने लगे तो वैज्ञानिकों को एक नई चुनौती सामने आई। मशीनें चल तो रही थी, पर उन्हें कुशलता से कैसे चलाया जाए। यहीं पर एडा की सोच अचानक प्रासंगिक हो उठी। क्रम, संरचना और स्पष्ट निर्देश, यही वह आधार था जिसकी जरूरत अब सबको थी। एडा ने जिस बात पर पहले बहुत जोर दिया था वही अब आवश्यकता बन गई थी। मशीनें तेज थी, लेकिन बिना सटीक निर्देशों के वो बेकार थी, और एडा ने यही सटीकता सबसे पहले समझी थी। उनका काम किसी भाषा पर निर्भर नहीं था, वह किसी यंत्र तक सीमित नहीं था, वह सोच का तरीका था, एक ऐसा तरीका जिसमें हर काम तर्क से गुजरता है, हर चरण जांचा जा सकता है। समय ने इस तरीके को अलग अलग रूप दिए, लेकिन मूल नहीं बदला। यही कारण है कि एडा का योगदान नकल योग्य नहीं था, वह अनुकरण योग्य था। नकल एक रूप की होती है और अनुकरण एक सोच की। एडा की सोच अनुकरण के योग्य थी। धीरे धीरे दुनिया ने उनका नाम लेना शुरू किया, नायक की तरह नहीं, लेकिन आधार के रूप में, ऐसा आधार जिसके बिना ऊपर की इमारत खड़ी नहीं रह सकती। एडा ने कभी यह नहीं कहा कि उनका काम अंतिम है, उन्होंने उसे एक शुरुआत की तरह देखा। यही कारण है कि नई नई तकनीकें उन्हें पीछे नहीं छोड़ती, बल्कि उनकी ओर लौट कर देखती हैं। जब भी कोई जटिल प्रणाली बनती है तो वह वही प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर एडा पहले दे चुकी थी। क्या यह स्पष्ट है? क्या यह क्रमबद्ध है? क्या यह दोहराया जा सकता है? अगर उत्तर तीनों का हाँ है तो प्रणाली टिकती है, यदि नहीं तो वह अस्थायी बन जाती है। एडा ने अपने काम में अस्थायित्व को चुना। यही कारण है कि समय उनका विरोधी नहीं बना, वह उनका सहयोगी बन गया। उनका योगदान समय के साथ नहीं, घिसा नहीं, और वह साफ होता गया। यह किसी प्रसिद्धि की कहानी नहीं है, यह उस धैर्य की कहानी है जो अपने सही क्षण का इंतजार करता है। एडा ने विचार बोए थे और उन समय ने उन्हें उगाया। कोई जल्दी नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बस लगातार काम करता हुआ एक तर्क। और वही तर्क आज भी हमारी मशीनों के भीतर सांस ले रहा है। एडा लवलेस का योगदान किसी एक दिन का परिणाम नहीं था, वह समय की परीक्षा से निकला हुआ सच था, और जो सच समय को सह सके वही इतिहास बन जाता है। चैप्टर 13। इतिहास में अक्सर नाम पहले याद किए जाते हैं, काम बाद में समझ आता है। एडा लवलेस के साथ उल्टा हुआ, उनका काम पहले मौजूद था, नाम बहुत बाद में उभरा। जब शुरुआती कंप्यूटर दुनिया में बने तो लोग नई तकनीक से मंत्रमुग्ध थे। मशीनें अब वास्तविक थी, कमरे भर की शोर करती हुई पर काम करने वाली। लेकिन इसी उत्साह में लोगों ने एक बुनियादी सवाल फिर से महसूस किया, मशीनें आखिर करेंगी क्या? और ठीक यहाँ एडा का लिखा हुआ फिर से सामने आया। लोगों ने देखा कि मशीन बनाने से ज़्यादा कठिन उसे चलाने का तरीका है।
क्योंकि मशीन बिना निर्देश के कुछ नहीं करती और निर्देश बिना सोचे लिखे नहीं जा सकते थे। यह एहसास धीरे धीरे फैलने लगा। तब जाकर एडा की भूमिका स्पष्ट होने लगी। लोगों ने समझा कि उन्होंने किसी उपकरण का उपयोग नहीं बताया था, उन्होंने सोचने का ढंग बताया था। यह फर्क छोटा नहीं है, उपकरण बदलते हैं, सोचने का ढंग टिकता है। एडा की समझ किसी एक मशीन तक सीमित नहीं थी, इसलिए वह नई मशीनों पर भी लागू हो सकी। जब प्रोग्रामिंग एक अलग क्षेत्र बना तो उसकी नींव पहले से रखी हुई थी। नाम किसी और का हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, तकनीक नई हो सकती है, लेकिन ढांचा पहले जैसा ही रहता है। एडा ने यही ढांचा सबसे पहले साफ किया था। धीरे धीरे उनका नाम किताबों में आने लगा, पहले फुटनोट्स में, फिर अध्यायों में और फिर मुख्य विषयों के रूप में। यह कोई अचानक न्याय नहीं था, यह समझ का परिणाम था। जब किसी विचार की जरूरत पड़ती है तभी उसके रचयिता को पहचाना जाता है। एडा का नाम इसी कारण उभरा, न भावुकता से, न सहानुभूति से, बल्कि उपयोग से। उनके कामों को महत्व इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो ऐतिहासिक था, उसे महत्व इसलिए मिला क्योंकि वो काम कर रहा था। हर बार, हर नई प्रणाली में यही असली मान्यता है। नाम इसलिए नहीं टिकता क्योंकि उसे याद किया जाए, नाम टिकता है जब उसके पीछे का काम जरूरी बने। एडा के साथ यही हुआ था। अचानक दुनिया ने उन्हें पहली प्रोग्रामर कहना शुरू किया। यही उपाधि प्रशंसा से ज़्यादा स्वीकृति की थी। स्वीकृति इस बात की कि प्रोग्रामिंग किसी भाषा से नहीं, किसी सोच से शुरू हुई थी, और वह सोच एडा ने स्पष्ट की थी। आज जब तकनीक दुनिया के आगे बढ़ चुकी है, तब भी वही पुराने सवाल फिर से आते हैं। क्या सिस्टम स्पष्ट है? क्या प्रक्रिया दोहराने योग्य है? क्या गलती पकड़ी जा सकती है? जो इन सवालों का संतोषजनक उत्तर देता है वही टिकता है। एडा ने यह कसौटी बहुत पहले तैयार कर दी थी। उन्हें अपने नाम की चिंता नहीं थी, उन्होंने अपने काम को खुद बोलने दिया, और शायद यही कारण है कि उनका नाम आज इतनी सफाई से सुनाई देता है। इतिहास शोर पर नहीं चलता, वह साफ बातों पर चलता है। एडा की बातें साफ थी, इसलिए नाम देर से आया लेकिन स्थायी आया। तेजी से बदलती दुनिया में यह एक बड़ी बात है, क्योंकि जो चीज़ रफ्तार के साथ भी टिक जाए वही असली योगदान होती है। एडा लवलेस यहीं पर सिर्फ ऐतिहासिक पात्र नहीं रहती, वह एक मानक बन जाती है। काम का मानक, स्पष्टता का मानक और सोच की ईमानदारी का मानक। नाम उसके पीछे पीछे अपने आप चल पड़ता है। यही एडा की कहानी का एक जरूरी मोड़ है। कुछ लोग अपने समय में जीते हैं और कुछ लोग समय से आगे सोचते हैं। एडा लवलेस उन्हीं लोगों में से थी। उन्होंने भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की और ने भविष्य को काम करने लायक बनाया। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह नहीं थी कि उन्होंने मशीनों के बारे में सोचा, बल्कि उनकी खासियत यह थी कि उन्होंने सोचने के तरीके पर ही काम किया। जहाँ ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि यह क्या कर सकता है, उन्होंने कैसे को समझाया। यह फ़र्क गहरा था, क्योंकि क्या आज से जुड़ा होता है, लेकिन कैसे हमेशा के लिए होता है। एडा की विरासत किसी एक खोज में बंद नहीं है, वह किसी एक मशीन में सीमित नहीं है। वह एक मानसिक अनुशासन है, स्पष्टता का अनुशासन, जिम्मेदारी का अनुशासन। उन्होंने यह दिखाया कि सोच को सुंदर होने के लिए स्पष्ट होना जरूरी नहीं, और यह भी नियम रचनात्मकता के दुश्मन नहीं होते। वास्तव में रचनात्मकता तभी टिकती है जब उसके नीचे मजबूत संरचना हो। आज जब कंप्यूटर हर जगह हैं और प्रोग्राम्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं, तो एडा का महत्व और साफ हो जाता है। क्योंकि तकनीक तेज होती जा रही है, लेकिन निर्णय अब भी इंसान ही लिख रहा है, और जहाँ इंसान निर्देश लिखता है वहाँ एडा की सोच अभी भी जिंदा है। यह सोच कहती है कि लिखने से पहले समझो, लागू करने से पहले जानो, और शक्ति देने से पहले उसकी सीमा तय करो। एडा ने कभी मशीनों को नायक नहीं बनाया, उन्होंने इंसानों को केंद्र में रखा। मशीन उनके लिए एक विस्तार थी, विकल्प नहीं। यह संतुलन आज के समय में और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि आज मशीनें सक्षम हैं, लेकिन नैतिकता अब भी मानव की जिम्मेदारी। एडा ने बहुत पहले यह जिम्मेदारी समझ ली थी। उन्होंने न तो डर दिखाया, न ही अंधा उत्साह, उन्होंने बस स्पष्ट सोच दिखाई थी। शायद इसी कारण उनकी बात आज भी ताज़ा लगती है। एडा की कहानी किसी संघर्ष की जोरदार गाथा नहीं है, यह धैर्य की कहानी है, अनुशासन की कहानी है, और ईमानदार काम की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि चुपचाप किया गया सही काम शोर मचाने वाले गलत कामों से ज़्यादा दूर तक जाता है, और यह भी कि पहचान मांगी नहीं जाती, वह काम के पीछे खुद चल कर आती है। आज जब कोई बच्चा पहली बार कोडिंग सीखता है या कोई रिसर्चर किसी जटिल सिस्टम को सरल बनाने की कोशिश करता है, तो वह अनजाने में एडा की राह पर ही चल रहा होता है, क्योंकि वह वही सवाल पूछ रहा होता है, इसमें क्रम कहाँ है, यह दोहराया कैसे जाएगा, और यह भरोसेमंद क्यों है। एडा लवलेस को याद करना इतिहास की मजबूरी नहीं है, यह भविष्य की ज़रूरत है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि तकनीक कभी भी सोच से बड़ी नहीं होती, और सोच तभी असरदार होती है जब स्पष्ट हो। एडा ने हमें यही सिखाया, शांत तरीके से, बिना किसी दावे के।
यदि इस ऑडियो बुक से एक बात याद रखनी हो तो वो यही है कि भविष्य तेज चलने से नहीं बनता, भविष्य ठीक सोचने से बनता है। और एडा लवलेस यही ठीक सोचना हमें सौंप कर गई। यही उनका योगदान है और यही उनकी विरासत